वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इतिहास से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी जो कि शायद हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी। टाइटल क्या बताएंगे मौजूद? भाई इतिहास भी 400-500 साल पुराना नहीं है, 1800 साल पुराना इतिहास है। और टाइटल में लिखा है भाई कालिदास ने 1800 साल पहले के भारत के बारे में क्या बताया है। तारीख एपिसोड 806। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत ही रोमांचक है। और बाकी इस वीडियो का जो लिंक है और जो इस चैनल का लिंक है वो आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें इनके चैनल को। इसके अलावा मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं वीडियो। Powered by itel। नारिकेलासव, सिद्धू और माधव। 1800 साल पहले भारत में मदिरा के प्रेमियों के पास इन 3 ब्रांड्स का ऑप्शन हुआ करता था। इतना ही नहीं, अगर ज़्यादा पी लें तो हैंगओवर का इलाज भी था। इसके लिए आपको पीना होता था गन्ने का रस। शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम इतिहास के खातिर ये काम करते हैं। इतिहास यूँ इम्तिहान का एक सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इतिहास का मूल उद्देश्य हमारे कौतूहल को शांत करना है कि हज़ारों साल पहले की दुनिया कैसी थी, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे ट्रैवल करते थे, क्या पिया करते थे। इन बातों का आंसर हम सभी अंदाजे से जानते हैं, लेकिन ये अंदाज़ा बहुत सूखा सूखा है। क्या मज़ा आ जाए अगर कोई विस्तार से बताए कि 1800 साल पहले पुलिस वाले घूस कैसे मांगते थे, या सरकारी विभागों में फाइल कैसे आगे सरकती थी, बैंक्स कैसे काम करते थे। इन सब सवालों के जवाब हमें देकर गया है वो शख्स जिन्हें हम महाकवि कालिदास के नाम से जानते हैं। कालिदास के लिखे समय प्राचीन भारत के बारे में क्या पता चलता है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कालिदास कब पैदा हुए ठीक ठीक बताना मुश्किल है। अलग अलग सोर्स उन्हें ईसा पूर्व पहली सदी से लेकर 4वीं सदी के बीच के काल का बता देते हैं। कहानी के मुताबिक कालिदास की शादी विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी से हुई थी। विद्योत्तमा की शर्त थी कि कोई उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा तो वो उसी से शादी करेंगी। विदुषी थी, कई विद्वान आए लेकिन कोई विद्योत्तमा को हरा नहीं पाया। अंत में विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए ये सब लोग कालिदास को लेकर आए। अब कालिदास उन्हें जंगल में एक पेड़ पर मिले जहां वो उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वो बैठे हुए थे। इससे महामूर्ख कहाँ मिलता। ये सोचकर विद्वानों ने विद्योत्तमा को इंसल्ट करने के मकसद से कालिदास को उनके सामने बैठाया और कहा कि ये शास्त्रार्थ में तुमको हराएंगे। अब शर्त ये थी कि कालिदास मौन रहकर जवाब देंगे, कुछ बोलते नहीं है ये मनीषी। ऐसा उन लोगों ने बोल दिया, बात उड़ा दी, हवा उड़ा दी। अब विद्योत्तमा को ये सारी चीज़ें थोड़ी नई तो लगी, लेकिन इस तरह के लोग हुआ करते थे तब भी, अब भी होते हैं, जो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो विद्योत्तमा ने एक्सेप्ट किया कि चलिए ठीक है, करते हैं शास्त्रार्थ। और पहला सवाल पूछते हुए एक उंगली उठाई। उनका मतलब था कि परमात्मा एक है। अब कालिदास को लगा कि विद्योत्तमा उनकी आंख फोड़ने के लिए उंगली उठा रही हैं, तो जवाब में कालिदास ने 2 उंगलियां उठाई और वो कहना चाह रहे थे कि वो विद्योत्तमा की दोनों आंखें फोड़ देंगे। लेकिन विद्वानों ने विद्योत्तमा को बताया कि कालिदास के अनुसार आत्मा और परमात्मा 2 चीजें हैं। इसके बाद अगले सवाल की बारी आई। अब की विद्योत्तमा ने अपना पूरा हाथ खोलकर दिखाया। आशा था कि 5 तत्वों से ये संसार बना है, दुनिया बनी है। कालिदास को लगा कि विद्योत्तमा कह रही हैं कि वो उसे थप्पड़ मार देंगे। जवाब में कालिदास उन्हें घूंसा दिखाने लगे। बोला कालिदास ने कुछ भी नहीं। जो आसपास विद्वान थे उन्होंने कहा कि कालिदास ये कह रहे हैं कि 5 तत्व जब आपस में मिलते हैं तब जाकर दुनिया बनती है, मिलेंगे तब दुनिया बनी। इस तरह शास्त्रार्थ पूरा हुआ और विद्योत्तमा मान गई कि कालिदास अति विद्वान है और इसके बाद दोनों की शादी हुई। शादी के बाद जब असलियत सामने आई तो विद्योत्तमा ने कालिदास को घर से निकाल दिया। इस घटना से कालिदास बड़े शर्मिंदा हुए और उन्होंने ठान लिया कि वो ज्ञानी बनेंगे। इसके बाद कालिदास ने कई ग्रंथ रचे जो भारतीय साहित्य में सर्वोच्च कोटि के ग्रंथ आज भी माने जाते हैं। उनके 3 नाटक मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलाम और विक्रमोर्वशीयम प्रेम और राजनीति की कहानियां हैं। इसके अलावा कुमार संभव और रघुवंश उनके महाकाव्य हैं जो देवताओं और राजाओं की वंशावली का वर्णन करते हैं।
मेघदूत और ऋतुसंहार उनकी छोटी काव्य रचनाएं हैं जो प्रकृति और मानवीय भावनाओं के बीच संबंध स्थापित करती हैं। इन ग्रंथों की अपनी साहित्यिक वैल्यू है, लेकिन ये हमें हजारों साल पुराने भारत के लोगों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी बता देती हैं। कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में खीर या पायस चारू का उल्लेख मिलता है, जो आज भी भारतीय मिठाइयों में लोकप्रिय खीर हमारे यहाँ बनती है। मोदक, जो गणेश जी का प्रिय भोग माना जाता है, इसका वर्णन कालिदास के सभी नाटकों में मिलता है। विक्रम उर्वशीयम में कवि मोदक के विभिन्न भागों की तुलना चंद्रमा की कलाओं से करते हैं। शिखरणी, जो आज के श्रीखंड जैसा एक व्यंजन था, इसका भी उल्लेख मिलता है। ये दही से बनाया जाता था और इसमें इलायची और लौंग जैसे मसाले मिलाए जाते थे क्या हैं, आज भी बनता है। स्पेशली मराठी होम्स में आपको श्रीखंड मिल जाएगा। रघुवंश में बताया गया है कि आज के केरल में इलायची, लौंग और काली मिर्च जैसे मसालों की खेती हुआ करती थी। फलों पर आते हैं। कालिदास के लेखन में आम का जिक्र कई बार होता है। अनाज और चावल के अलावा लोग मांस और मछली खाते थे। गंगा के मैदान में पाई जाने वाली रोहित या रोहू मछली खूब पसंद की जाती थी। इसका मतलब नॉनवेज का कल्चर हिंदुस्तान में था। यहाँ तक कि मालविकाग्नि मित्रम में कसाई खानों और मांस की ऐसी दुकानों का जिक्र भी मिलता है जहाँ से मांस खरीदा जा सकता था। शराब 3 प्रकार की बताई गई। नारिकेला सब यानी नारियल से निकाली गई, सिधु यानी गन्ने से बनाई गई, और माधुक यानी फूलों से निकाली गई शराब। कालिदास लिखते हैं कि आम और लाल पटक के फूलों के इस्तेमाल से शराब में सुगंध भी मिलाई जाती थी। खाने के बाद पहनावे पर आइए आप। कालिदास के लेखन से पता चलता है कि पहनावे में सफ़ेद, लाल, नीले, केसरिया और काले रंग का इस्तेमाल होता था। पुरुष पगड़ी, स्कार्फ और धोती पहनते थे। रईस लोग अपनी पगड़ी को रत्नों से सजाते थे। कपड़ों में रेशम के इस्तेमाल के बारे में भी लिखा गया है, जिसे कौशेयक कहा जाता था। कुमार संभव में कालिदास चीनांशुक नाम के एक और रेशम का उल्लेख करते हैं, जो चीन से आयात होता था और सबसे अच्छी क्वालिटी का रेशम माना जाता था उसे। इसी प्रकार कालिदास कई प्रकार के आभूषणों का भी जिक्र करते हैं। सबसे ज़्यादा मांग निष्क नाम के एक हार की हुआ करती थी, जिसे सिक्के पिरोकर बनाया जाता था। मुक्तावली मोतियों की माला को कहते थे। वहीं सफ़ेद मणियों वाला एक हार भी होता था, जिसे कहा जाता था हार शिखर। इसी प्रकार शुद्ध एकावली नाम का भी एक हार होता था, जिसमें बीच में एक रत्न जड़ता था। इसी प्रकार लोग कान में कुंडल और हाथ में अंगूठी पहनते थे। कालिदास एक विशेष प्रकार की अंगूठी का जिक्र करते हैं, जो सांप के आकार की होती थी और उसमें पहनने वाले का नाम लिखा होता था। कुमार संभव और ऋतुसंहार में कालिदास बताते हैं कि लोग नहाने से पहले विशेष लेप लगाते थे, जिन्हें अनुलेपन और अंगराग कहा जाता था। महिलाएं सफ़ेद रंग के एक पेस्ट से चेहरे पर पत्तियों का डिज़ाइन बनाती थी और होठों पर लाल रंग लगाकर उस पर लोध्र नामक लकड़ी का पाउडर लगाती थी, जो आज की लिपस्टिक का एक प्राचीन स्वरूप माना जा सकता है। चेहरा देखने के लिए लोग चमकीले धातु के बर्तन को दर्पण की तरह इस्तेमाल करते थे, आईने की तरह, और दर्पण समेत सज्जा का सारा सामान जिस बक्से में रखा जाता था उसे मंजूषा कहते थे। कालिदास के लेखन से तत्कालीन भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक कृषि और व्यापार का उल्लेख किया है। रघुवंश में कालिदास बताते हैं कि अफगानिस्तान की ऑक्सस घाटी में केसर की खेती होती थी। बंगाल में नवंबर से जनवरी तक फसल काटी जाती थी और कलाम और शाली नामक चावल की किस्में जंगलों में उगा करती थी। मालवा के लोग मानसून के दौरान अपने खेतों में हल चलाते थे। पांड्य देश यानी तमिलनाडु बहुमूल्य रत्नों और मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग यानी ओडिशा और कामरूप असम, यहाँ से हाथी पकड़े जाते थे। हिमालय के जंगल रेजिन और सुगंधित तेलों के लिए जाने जाते थे। केरल के जंगल लौंग, इलायची और काली मिर्च जैसे मसालों की आपूर्ति करते थे। ये तमाम चीज़ें व्यापार के काम आती थी और व्यापार को सपोर्ट करने के लिए एक बैंकिंग सिस्टम भी था। कालिदास के लिखे से हमें निक्षेप नाम का एक सिस्टम पता चलता है। निक्षेप के तहत किसी चीज़ को जमा करने और उसे हासिल करने के रूल्स तय होते थे। वहीं न्यास नाम का एक दूसरा सिस्टम होता था, जिसमें आप अपने पैसे बैंक में जमा कर सकते थे। कालिदास की बात गुप्त काल के शिलालेखों से भी पुख्ता होती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मिले गुप्त काल के एक शिलालेख में प्राचीन भारत में गिल्ड्स या कामगारों के एक संगठन का जिक्र भी मिलता है, जो ज़रूरत पड़ने पर लोन भी देते थे और पैसे भी जमा करते थे।
कालिदास प्राचीन भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी जिक्र करते हैं। मसलन अभिज्ञान शकुंतला में वो लिखते हैं कि राजा शिकार पर जाते समय यूनानी महिला सहायकों के साथ जाते थे। लगभग ऐसी ही प्रथा का जिक्र यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने भी अपनी किताब इंडिका में किया है, जो कालिदास से लगभग 700 साल पहले लिखी गई थी। कालिदास ने अपने लेखन में तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का भी जिक्र किया है। अभिज्ञान शकुंतलम में वो सरकार को लोकतंत्र कहकर बुलाते हैं। हालांकि इससे उनका आशय डेमोक्रेसी से नहीं था। शासन व्यवस्था को वो लोकतंत्र का नाम दे देते हैं। जो भी शासन व्यवस्था है उसे उन्होंने लोकतंत्र कह दिया। मालविकाग्निमित्रम में वो मंत्री परिषद का जिक्र करते हैं, जो शासन चलाने में राजा की मदद करती थी, कैबिनेट। मंत्रिपरिषद में 3 मंत्रियों का दर्जा सबसे ऊपर बताया गया, मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और वित्त तथा न्याय मंत्री। मंत्रिपरिषद की बात हो गई, ये कानून कैसे पास करते थे। कालिदास के मुताबिक कोई भी निर्णय मंत्रिमंडल के साथ ही लिया जाता, जिस पर मुहर लगाने के लिए राजा के पास भेजा जाता था। इतना ही नहीं, जैसा आज की नौकरशाही में होता है, मंत्री फाइलों पर अपनी टिप्पणियां भी दर्ज करते थे। मंत्रिपरिषद के नीचे तीर्थ या विभाग प्रमुख होते थे। इसके अलावा एक धर्माधिकारी होता था, जो धार्मिक मामलों का प्रभारी होता था। कालिदास के लिखे से पता चलता है कि पुलिस व्यवस्था भी हुआ करती थी और पुलिस प्रमुख को नगरक कहा जाता था। अब सबसे दिलचस्प बात इन सब में यह है कि कालिदास के मुताबिक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और जबरन वसूली जैसी दिक्कतें तब भी थीं। मसलन अभिज्ञान शकुंतलम में जिक्र आता है कि एक पुलिस वाला नगरक मछुआरे से घूस के तौर पर शराब पिलाने की मांग करता है। ये तमाम ब्यौरे आपने सुन लिए। अपने शब्दों से हजारों साल पुराने भारत की जो तस्वीर कालिदास बनाते हैं, वैसी दूसरी तस्वीर मिलना कठिन है। कालिदास को कई बार इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है। शेक्सपियर ने जो काम अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी संस्कृति के लिए किया, उससे ज़्यादा योगदान कालिदास का भारतीय संस्कृति में है, जबकि कालिदास शेक्सपियर से 1000 साल पहले हो गए थे। कालिदास का महत्व एक साहित्यकार के तौर पर हम जानते हैं, लेकिन आम लोगों का इतिहास बताने में कालिदास ने जो योगदान दिया है, उसका श्रेय उन्हें अभी मिलना बाकी है। बहरहाल, इसी के साथ तारीख का ये शानदार एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और विजय ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। वीडियो का स्टार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे पहले लगा कि शायद कुछ ऐसा हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जहाँ पर वो बाद में अपनी पत्नी से ये सब चीज़ें सीखेंगे, लेकिन जो एक परिस्थिति बनी और उन्होंने उनको घर से निकाल दिया और जिस तरह की बाकी बुक में चीज़ें लिखी, हालात बताए, ऑनेस्टली बोलो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शायद लोग डिफरेंट हैं, अदरवाइज चीज़ें तो वही हो रही हैं। यानी कि कल्चर आप देख लें, जैसे ही ऐड होता जाता है, चीज़ें नई नई मिलती जाती हैं, तो वो एक आपको अलग ही फ्लेवर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। वरना अगर आदतों की बात करें तो आदतें तो मुझे सेम ही लग रही हैं। मैं भी यही चीज़ सोच रहा था कि उस टाइम पे भी जो मुस्लिम मसाइल आपको देखने को मिले थे, आज के टाइम पे भी, यानी कि इन शॉर्ट देखा जाए मंत्रियों ने टांग खींची। एग्जैक्टली ठीक है, आज के टाइम पे भी देखा जाए तो यही चीज़ आपको जो है वो चेहरे बदल गए हैं, टाइम बदल गया, लेकिन हरकतें जो है ना वो नहीं बदली। इसलिए तो कहते हैं भाई, इंसान वक्ती तौर पे अपनी फितरत बदल सकता है, लेकिन परमानेंटली जो है वो नहीं बदली जाती। लेकिन खैर समटाइम ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हो जाता है कि उसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। तो कालिदास जी जो हैं, उनकी ज़िंदगी में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि भाई जिस तरह उन्हें लाया गया और उनकी पत्नी जो है उन्होंने छोड़ दिया, निकाल दिया, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल गई। उन्होंने फिर वाकई अपने आप को एक विद्वान जो है बनाया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दी। और देखा जाए तो पता नहीं इतिहास में उनकी पत्नी जो है उनका नाम है कि नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है वो अमर हो चुका हुआ है। अच्छा, इससे बल्कि ना जो वाकया हुआ था उससे मुझे राजकुमार राव की एक मूवी याद आई थी, जिसमें न्यूटन नहीं न्यूटन नहीं, उसमें वो शादी से रिलेटेड है, मुझे नाम भूल गया, बट उसमें भी बिल्कुल IAS ऑफिसर वाली। हाँ एग्जैक्टली। सो कुछ उसी तरह का ना एक इंसिडेंट लगना शुरू हो गया। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।